नमस्कार, एसकेजी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की जो लेखा शास्त्र पुस्तक है उसका जो पहला अध्याय साझेदारी का सामान्य परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें साझेदारी का अर्थ जो हम बेसिक अर्थ आपको बता देते हैं कि साझेदारी व्यवसाय को करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना, यानी अपनी स्वेच्छा से 2 व्यक्ति मिलकर एक वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं, पूंजी लगाते हैं, प्रबंधन की कुशलता का अधिकतम उपयोग करते हैं और लाभों का बंटवारा करते हैं। उसके बाद हमें साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी? एकाकी व्यापार की कमियों को दूर करने के लिए, क्योंकि एकाकी व्यापार में पूंजी की कमी, संसाधनों का अभाव, प्रबंधन की कुशलता का अभाव, तो उन कमियों को दूर करने के लिए हमें साझेदारी की आवश्यकता पड़ी। फिर है साझेदारी की विशेषताएं। तो अभी सबसे पहले हमने बताया था साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति और अधिकतम 50 संख्या हो सकती है। उसके बाद साझेदारों के मध्य से जो समझौता या अनुबंध का होना, तो साझेदारों के मध्य जो एग्रीमेंट या तो लिखित हो सकता है, मौखिक, लेकिन भविष्य में किसी विवाद से बचने के लिए हमें लिखित समझौता होना ठीक रहता है। लाभों का विभाजन, तो साझेदारी में का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए और लाभों का विभाजन साझेदारों के मध्य होना चाहिए। सामाजिक सेवा के लिए की गई साझेदारी नहीं कहला सकती। व्यवसाय का होना, तो साझेदारी में किसी व्यवसाय का होना आवश्यक होता है और उसमें लाभ का होना भी जरूरी होता है। अधिनियम, तो साझेदारी में अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं। असीमित दायित्व, साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित रहता है, यानी उसके बाद पृथक अस्तित्व नहीं, प्रत्येक साझेदार फर्म से अलग नहीं होता। प्रत्येक साझेदार का एक दूसरे के प्रति संयुक्त रूप से पृथक अस्तित्व नहीं हो सकता। फिर उसके बाद व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। कहने का मतलब है सभी साझेदारों की आपसी सहमति से या तो सभी के द्वारा व्यवसाय को चलाया जाता है या उनमें से किसी एक के द्वारा भी व्यवसाय का संचालन किया जा सकता है। अब हम साझेदारी के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो साझेदारी के 4 प्रकार हैं: दायित्व के अनुसार साझेदारी, समय के अनुसार साझेदारी, उद्देश्य अनुसार साझेदारी और वैधता के अनुसार साझेदारी। दायित्व के अनुसार साझेदारी को 2 भागों में बांटा गया है: सीमित दायित्व साझेदारी और असीमित दायित्व साझेदारी। सीमित दायित्व साझेदारी के अंतर्गत साझेदारी फर्म द्वारा साझेदारों की निजी संपत्तियों को दायित्व को चुकाने के लिए नहीं बेचा जा सकता। असीमित दायित्व साझेदारी के अंतर्गत साझेदारी फर्म द्वारा साझेदारों की जो निजी संपत्तियां हैं वो फर्म के दायित्व को चुकाने के लिए उनको बेचा जा सकता है। इसलिए इसके अंतर्गत असीमित दायित्व होता है साझेदारों का और इसमें सीमित दायित्व। इसके बाद समय अनुसार साझेदारी, उसको भी हमने 2 भागों में बांटा है: निश्चितकालीन साझेदारी और अनिश्चितकालीन साझेदारी। सबसे पहले निश्चितकालीन साझेदारी, जिस साझेदारी का समय निश्चित हो और निश्चित समय बाद वो स्वतः समाप्त हो जाती है, वो निश्चितकालीन साझेदारी कहलाती है। अनिश्चितकालीन साझेदारी, जिस साझेदारी की स्थापना अनिश्चित काल के लिए की गई हो, वो अनिश्चितकालीन साझेदारी कहलाती है। उसके बाद उद्देश्यानुसार साझेदारी, ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी, इसको भी हमने 2 भागों में बांटा है। ऐच्छिक साझेदारी से निश्चित समय के बाद भी जो साझेदारी चलती रहती है वो ऐच्छिक साझेदारी कहलाती है। यानी हमने अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में पढ़ा था। निश्चितकालीन साझेदारी में हमने क्या पढ़ा था कि निश्चित समय के बाद साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। तो इसमें ऐच्छिक साझेदारी के अंतर्गत
किसी समय के बाद में जो साझेदारी चलती रहती है वो ऐच्छिक साझेदारी कहलाती है। फिर उद्देश्यानुसार का जो दूसरा भाग है विशेष साझेदारी, जिस साझेदारी का उद्देश्य विशेष कार्य के लिए या विशेष काम को करने के लिए किया जाता है वो विशेष साझेदारी कहलाती है, और उस कार्य के समाप्त होते ही विशेष साझेदारी भी समाप्त हो जाती है। लास्ट में वैधता के अनुसार साझेदारी, तो उसको भी हमने दो भागों में बांटा है, वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। जिस वैध साझेदारी के अंतर्गत जिस साझेदारी का स्थापना भारत के नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय नियमों के अनुसार की गई हो वो वैध साझेदारी कहलाती है। अवैध साझेदारी जिसकी स्थापना भारत के नियमों के अंतर्गत यानी नियमों के अंतर्गत नहीं की गई हो वो अवैध साझेदारी कहलाती है। जैसे इस साझेदारी के अंतर्गत साझेदारी में शत्रु राष्ट्र का साझेदार सम्मिलित नहीं हो सकता, या जिसकी संख्या 2 से कम या 50 से ज्यादा हो वो अवैध साझेदारी कहलाती है, और जिसका व्यवसाय इलीगल हो, अवैधानिक हो वो अवैध साझेदारी कहलाती है। यानी नियमों के विपरीत की गई हो वो अवैध साझेदारी कहलाती है। जो नियमों के अंतर्गत की गई जिसकी स्थापना वो वैध साझेदारी कहलाती है। साझेदारी संलेख के बारे में पढ़ेंगे। साझेदारी संलेख का मतलब है यदि साझेदारों के बीच में जो लिखित समझौता हुआ है उसे साझेदारी संलेख कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड में लिखित में निम्न बातों का होना आवश्यक होता है, जैसे फर्म का नाम व पता, साझेदारों के नाम व पते, लाभ विभाजन अनुपात, साझेदारों की पूंजी, पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान, आहरण की राशि, आहरण के संबंध में ब्याज का प्रावधान, फर्म की लेखा पुस्तकें रखने की विधि, साझेदारों को देय वेतन, बोनस, कमीशन, साझेदारी की अवधि, पूंजी खाते रखने की विधि। इनके अलावा और भी बातें होती हैं जो पार्टनरशिप डीड में होनी होती हैं लिखित में, लेकिन साझेदारी संलेख के अभाव में निम्न नियम लागू होते हैं। तो नंबर 1, पार्टनरशिप डीड यानी लिखित में समझौता नहीं है तो प्रत्येक साझेदार का जो लाभ में हिस्सा होगा वो बराबर यानी लाभों का जो बंटवारा होगा वो बराबर किया जाएगा। यदि पार्टनरशिप डीड का अभाव है तो साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी पर फर्म द्वारा उसे ब्याज नहीं दिया जाएगा, यानी पूंजी पर ब्याज उसे नहीं मिलेगा पार्टनरशिप डीड के अभाव में। आहरण पर ब्याज, यदि किसी साझेदार ने फर्म से पैसे निकाले हैं, रुपए निकाले हैं, तो फर्म द्वारा आहरण पर ब्याज भी वसूल नहीं किया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। साझेदारों का पारिश्रमिक, पार्टनरशिप डीड के अभाव में किसी भी साझेदार को पारिश्रमिक के रूप में वेतन, बोनस, कमीशन आदि नहीं मिलेगा। नंबर 5, तो पार्टनरशिप डीड के अभाव में 5वां जो रूल है, किसी भी साझेदार ने यदि फर्म को ऋण दिया है तो फर्म द्वारा उस ऋण पर उसे 6% यानी 6% से ब्याज दिया जाएगा। नंबर 6, पार्टनरशिप डीड के अभाव में प्रत्येक साझेदार को व्यापार संचालन व प्रबंध में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। इसी प्रकार पार्टनरशिप डीड के अभाव में 7वां जो पॉइंट, प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों को देखने, निरीक्षण करने व प्रतिलिपि लेने का अधिकार होगा। तो हमने सबसे पहले साझेदारी संलेख में किन बातों का होना आवश्यक है उसके बारे में जाना, और इसके अभाव में निम्नलिखित रूल्स लागू होते हैं। अब हम आगे पूंजी खाते रखने की विधियां के बारे में पढ़ेंगे। पूंजी खाते बनाने की विधियां जो 2 होती हैं, स्थिर पूंजी खाता विधि और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। स्थिर पूंजी खाता विधि में 2 प्रकार के खाते रखे जाते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते यानी कैपिटल अकाउंट, और साझेदारों के चालू खाते यानी पार्टनर्स के जो करंट अकाउंट है। यानी स्थिर पूंजी खाता विधि में 2 अकाउंट तैयार किए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इसी प्रकार पूंजी खाता बनाने की जो दूसरी विधि है, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, इस विधि के अंतर्गत सिर्फ साझेदारों के पूंजी खाते यानी कैपिटल अकाउंट तैयार किए
जाते हैं। अब हमने विधियां दो हैं, स्थिर पूंजी खाता विधि और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। और इसकी स्थिर पूंजी खाता विधि के में दो प्रकार के अकाउंट रखे जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब इन दोनों विधियों में अंतर क्या है, जो डिफरेंस क्या है, उसके बारे में समझाते हैं। स्थिर व परिवर्तनशील पूंजी खाता विधियों में अंतर। तो सबसे पहले जो अंतर का बिंदु है, खातों की संख्या। स्थिर पूंजी खाता विधि में दो प्रकार के अकाउंट रखे जाते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते। यानी स्थिर पूंजी खाता विधि में खातों की संख्या दो होती है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इसी प्रकार परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में खातों की संख्या एक होती है, साझेदारों के पूंजी खाते ही बनाए जाते हैं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही तैयार किए जाते हैं। फिर है दूसरा जो अंतर का बिंदु है, पूंजी खाते के शेष में परिवर्तन। स्थिर पूंजी खाता विधि में साझेदारों के पूंजी खाते में तब तक शेष परिवर्तित नहीं होता जब तक किसी साझेदार द्वारा अतिरिक्त पूंजी नहीं लगाई जाए या स्थायी रूप से फर्म से पूंजी न निकाली जाए, तब तक शेष में परिवर्तन नहीं होता है। इसके शेष पूंजी खाते के शेष सदैव अपरिवर्तित रहते हैं। सिर्फ कोई साझेदार एक्स्ट्रा पैसा लगाता है या स्थायी रूप से फर्म से पैसा निकाल लेता है, तभी इस खाते का शेष बदलता है, नहीं तो अपरिवर्तित रहता है। परिवर्तनशील विधि में कैपिटल अकाउंट का जो शेष है प्रतिवर्ष बदलता रहता है। अंतर का जो तीसरा बिंदु है, पूंजी खातों का शेष। स्थिर पूंजी खाता विधि में जो कैपिटल अकाउंट का जो शेष है सदैव क्रेडिट रहता है, क्योंकि इसमें सिर्फ पूंजी का ही लेखा किया जाता है। अन्य व्यवहारों का लेखा चालू खाते में किया जाता है, यानी जो फर्म और साझेदारों के बीच में जो भी व्यवहार होते हैं वो करंट अकाउंट में होते हैं। इसमें सिर्फ साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी का ही लेखा किया जाता है, इसलिए इसमें इस खाते का शेष सदैव क्रेडिट रहता है। परिवर्तनशील विधि में पूंजी खाते का जो शेष है डेबिट एवं क्रेडिट दोनों हो सकता है। व्यवहारों का लेखांकन। स्थिर पूंजी खाता विधि में पूंजी के अतिरिक्त जितने भी व्यवहार या ट्रांजैक्शन होते हैं फर्म और साझेदारों के बीच, वो चालू खाते में लिखे जाते हैं। परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में जितने भी पूंजी के साथ साथ सभी लेन देन सारे कैपिटल अकाउंट में ही लिखे जाते हैं, यानी फर्म और साझेदारों के बीच जितने भी ट्रांजैक्शन और व्यवहार किए जाते हैं वो सारे के सारे कैपिटल अकाउंट में ही लिखे जाते हैं। कुल मिलाकर स्थिर और परिवर्तनशील जो विधि में अंतर के जो चार बिंदु हैं, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। स्थिर विधि में खातों की संख्या 2 होती है, परिवर्तनशील विधि में 1 होती है। और पूंजी खाते के शेष में परिवर्तन, स्थिर विधि में पूंजी खाते के शेष में तब तक शेष से परिवर्तित नहीं हो सकता जब तक कोई साझेदार अतिरिक्त पैसा न लगाए या अस्थायी रूप से न निकाले, और इसके शेष में सदैव प्रत्येक व्यवहार से शेष में परिवर्तन होता रहता है। पूंजी खातों का शेष, स्थिर विधि में पूंजी खाते का शेष सदैव क्रेडिट रहता है, और परिवर्तनशील विधि में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। और इसमें पूंजी के अलावा, स्थिर विधि में पूंजी के अलावा जितने भी समस्त लेन देन होते हैं वो करंट अकाउंट में लिखे जाते हैं, और परिवर्तनशील विधि में सारे जो व्यवहार होते हैं वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही लिखे जाते हैं। अब आगे हम जो इन अकाउंट्स के जो प्रारूप है, फॉर्मेट है, वो आपको हम समझाते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते, यानी स्थिर विधि में 2 अकाउंट रखे जाते हैं, तो इनका हम प्रारूप बनाकर आपको समझाते हैं। अभी आपको अंतर का जो क्वेश्चन बताया था, स्थिर पूंजी खाता विधि में कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी ही का लेखा किया जाता है,
और इस खाते का शेष तब तक नहीं बदलता जब तक कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी या स्थायी रूप से परमानेंट स्थायी रूप से फर्म से पूंजी न निकाल ले, तब तक ये शेष परिवर्तित नहीं होता, ये अपरिवर्तित रहता है। यानी कहने का मतलब है, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी यदि पहले का शेष दिया हुआ है और किसी साझेदार ने फर्म को यदि अतिरिक्त पैसा लगाया है तो उसका सीआर पक्ष में लेखा किया जाता है, और किसी साझेदार ने स्थायी रूप से यदि पैसे निकालने हैं वो अमाउंट यहाँ पर लिखी जाएगी। तो क्रेडिट के योग में से जब डेबिट का योग उठाएंगे तो ये यहाँ पर है जो बैलेंस आएगा। लेकिन ये बैलेंस तभी परिवर्तित होगा जब कोई साझेदार अतिरिक्त पैसा लाता है या निकालता है। यदि ये कंडीशन नहीं है तो इसका जो शेष है सदैव अपरिवर्तित ही रहता है। अब पूंजी के अलावा स्थिर विधि के अंतर्गत जितने भी व्यवहार हैं उन सब का लेखा पार्टनर्स करंट अकाउंट में किया जाएगा। तो सबसे पहले यदि चालू खाते का प्रारंभिक शेष दिया हुआ है वो लिखेंगे। हमें साझेदारों को यदि पूंजी पर ब्याज देना है, मान लो 2 साझेदार हैं 3 है, तो ब्याज का लेखा करंट अकाउंट के सीआर पक्ष में किया जाएगा। यदि किसी साझेदार को सैलरी देनी है तो उसका भी लेखा चालू खाते के सीआर पक्ष में। किसी साझेदार को कमीशन देना है तो उसका भी उसके सीआर पक्ष में। यदि हमने पूर्व में यदि लाभ हानि नियोजन खाता तैयार किया है तो उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी करंट अकाउंट के सीआर पक्ष में लिखा जाएगा। इसके डेबिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदें, यदि हमारे करंट अकाउंट का यानी चालू खाते का डेबिट शेष दिया हुआ है तो इसके डेबिट पक्ष में लिखेंगे। साझेदारों द्वारा जो आहरण किया गया है उसका लेखा यहां पर किया जाएगा। आहरण पर ब्याज है वो भी करंट अकाउंट के डेबिट पक्ष में टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के नाम से यहां पर लिखा जाएगा। यदि लाभ हानि नियोजन खाते का डेबिट शेष यानी लॉस है तो उस लॉस का भी चालू खाते के डेबिट पक्ष में लिखा किया जाएगा। इस प्रकार स्थिर पूंजी खाता विधि में चालू खाते का शेष डेबिट अथवा क्रेडिट दोनों हो सकता है। डेबिट साइड का योग भी ज्यादा आ सकता है, क्रेडिट का भी योग ज्यादा आ सकता है। मान लो डेबिट साइड का योग ज्यादा है, डेबिट का ज्यादा है और क्रेडिट का कम है तो इसका डेबिट शेष खाते का डेबिट शेष आएगा। और यदि क्रेडिट का योग ज्यादा है और डेबिट का कम है तो क्रेडिट शेष यहाँ पर लिखा जाएगा टू बैलेंस सीडी। तो ये हमने इसका एक फॉर्मेट तैयार किया था। अब इसके बाद जो परिवर्तनशील विधि है, परिवर्तनशील विधि में सिर्फ कैपिटल अकाउंट तैयार किया जाता है और उसमें चालू खाते का शेष नहीं दिया हुआ होता है और बाकी ये जो पूंजी है और अन्य जो लेन देन है वो सारे के सारे कैपिटल अकाउंट में लिखे जाते हैं यदि परिवर्तनशील विधि है तो। अब हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज को आपको समझाएंगे।